It said the pair of equations x equal to 0 and x equal to 5 has how many solutions? ये ना क्वेश्चन आपकी नाइन्थ क्लास से ही लिंक्ड में है। क्लियर हो गया? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, ऑप्शंस में था नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या लिखा मधुल तुमने इसमें आंसर? इनफाइनाइटली। क्यों लिखा हमने इनफाइनाइटली? रीजन बताओ ना। मैं डांट नहीं रही हूँ ना, मैं सरकास्टिक वे में बोल रही हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन क्लास नाइन्थ एंड क्लास टेंथ बोथ। ये चीजें ना x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 क्लास नाइन्थ में मैंने आपको कहा होगा कि ये ग्राफिकली क्या शो करती हैं, बताओ। ठीक है? x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है इन सब में से? x0 कहाँ पे होता है? y एक्सिस पे होता है ना। ठीक है, तो ये y एक्सिस है हमारे पास, तो यहां पर होगा x इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट x इक्वल टू 5? कहाँ होगा? यही लाइन बनेगी। तो आपको क्या लग रहा है आपस में ये कौन सी लाइंस है? पैरेलल है तो इनका टेंथ में आ जाओ। पैरेलल लाइंस में क्या होता है? समझ में आ गया? राइट। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता ही है समटाइम। जैसे मैंने आपको दो क्वेश्चन जिसमें दिए थे x इक्वल टू -4, y इक्वल टू 5, है ना। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बोल दिया इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाइन्थ में भी आपको पेपर्स में वो आया होगा। टेंथ में दोनों ही एक्स दिए हुए हैं, इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस है। इट विल नॉट बी इनफाइनाइटली मैनी, क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग लाइंस चाहिए। मैं आपको बोलूं x इक्वल टू 5 एंड 2x इक्वल टू 10, तब आप कह सकते हो दे आर ओवरलैपिंग लाइंस, तब होंगे इनफाइनाइटली मेनी। आपको मैं दो इक्वेशंस दे रही हूँ, x इक्वल टू 0 ये बनी, x इक्वल टू 5 हमारे पास ये वाली लाइन बनी। तो आपस में दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हेंस इट वुड बी नो सॉल्यूशन। अब किस किसने लिखा था नो सॉल्यूशन? तुमने लिखा है शायद, है ना, और दिव्या ने लिखा है और ओजस्वी ने लिखा है। ठीक है, और जिसने प्रॉपर ड्रॉ करके इसको बताया हुआ है, समझा है मतलब। दिस इज हाउ आई वांट यू टू अप्रोच अ क्वेश्चन। उसको ड्रॉ करो, लाइंस को कोऑर्डिनेट, स्पेशली जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इट विल मेक नो डिफरेंस अगर हम इनको ड्रॉ करके लिख लें। ठीक है, x इक्वल टू 0 को ड्रॉ करना। जैसे नेक्स्ट हमारे पास था x इक्वल टू -4, y इक्वल टू 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफिकली क्या शो करता है। और इसमें पता है कंफ्यूजन कैसे डालते हैं? यहाँ पर x इक्वल टू b लिख देंगे, y इक्वल टू a लिख देंगे। ठीक है, ग्राफिकली x इक्वल टू b, y इक्वल टू a ग्राफिकली विल शो लाइंस इंटरसेक्टिंग एट b। a लिखना आदत क्या होती है, हम a b लिख देते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम्पलर में a b करके दिया हुआ है क्वेश्चन। एग्जाम्पलर में ऑप्शंस है ए बी लिखा होगा, उसने बी ए लिख दिया तो हमें लगता है वही आंसर होगा, तो यहाँ पे वो चीज ध्यान देनी होती है बस। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आएगा x इक्वल टू -4 विल बी समवॉट हियर, y इक्वल टू 5 यहाँ पर। तो ये दो लाइंस है ना, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? x -4 y 5। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने इनको भी ड्रॉ करके चेक करना था। यहां पर सबसे मेजर गलती थी, बाकी सबके सही थे। एमसीक्यूज में कोई और मिस्टेक मुझे नहीं लगी। ठीक है, तो फिफ्थ का डी पार्ट, सिक्स्थ का बी पार्ट सही था। सॉल्व द इक्वेशंस। ये जो आपको ऐसे वाले नंबर है ना, ये हर बार आपको इक्वेशन दिखेगी पेपर में, अपने मे टेस्ट में लगा लो। मतलब आपने जितने भी एग्जाम्स देने हैं, मे टेस्ट, सितंबर टेस्ट, किसी एक पेपर में तो ये क्वेश्चन होगा ही। ये मतलब ऐसा कुछ, ये नहीं कि 37 ही आएगा। इस पर बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन, एंड समटाइम्स दे कैन आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। पता क्या होता है, मैंने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया ना, तो मैं जल्दी में काम करवाती हूँ। टेस्ट पेपर में आपको खुद से अपना दिमाग लगाना होता है। तो आपने जब इनको ऐड किया, फेयर इनफ, आपने कहा ये बना 90x प्लस 90y इज इक्वल टू 720। मेहताब x प्लस वाई जब हम 90 कॉमन लेंगे तो 720 हो जाएगा, है ना। लिख इस चीज को, ये बहुत ही माइनर सी, जिसे हम स्टूपिड मिस्टेक कहते हैं ना, वो है। डिवाइड बाय 90 करके तुमने यहाँ पे आंसर क्या लिख दिया? 70 लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर आंसर हमें क्या चाहिए था? 8। ठीक है, तो इस चीज को हाईलाइट कर, अगर हम ये मिस्टेक्स करते हैं ना, बस यही पकड़कर इन्हीं को मतलब हाईलाइट करके अपने दिमाग में रखना है, ताकि हम दोबारा रिपीट ना करें। तो माय मेन मोटिव बिहाइंड दिस इज कि गलती की है तुमने ये। ठीक है, तो x प्लस वाई इज 8, बिल्कुल सही क्वेश्चन करते हुए हमने इसको ऐसे यहाँ पे 90 लिख दिया। 90 लिखा है, 70 लिखा है?
70 लिख दिया, 72 लिख दिया। कट भी ठीक किया हुआ उसको, ऐसा नहीं कि 9 से कट नहीं किया हुआ, फिर भी उसको 72 लिख दिया, तो पूरा क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से गलत हो गया। ठीक है, तो दिस इज 8। वेन यू सब्ट्रैक्टेड, आपको नहीं समझ में आ रहा ना सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इसके जो आपको बड़ा कोएफिशिएंट दिख रहा है ना, पहले उसको लिख दो। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, अब किसी एक के पेपर में ऐसा हुआ होगा, तो उसी चीज को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, वो कौन है मुझे ऐसे स्पेसिफिकली याद नहीं। जब माइनस किया तो यहाँ पर आया -16x, यहां लिखा आपने +16y, या तो यहाँ पे माइनस लिख दिया, फिर यहाँ पर -80 आया। व्हाट आई वांट टू से इज, किसने लिखा है -x + y एज -80, है ना। किसी ने माइनस कॉमन लेने के बाद ना माइनस, सॉरी 5 आएगा यहाँ पर, 16 कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे -5 आएगा। किसी ने ये 5 और यहाँ पर डाल दिया कि ये x + y -5 बन गया। जो भी चीजें अपने पेपर में देखो जिनका क्वेश्चन गलत है, स्पेसिफिकली दैट आपने साइंस कॉमन कैसे लेने हैं, आपकी इक्वेशन यही होगी -x + y = 5। अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो x - y = -5। एक ऐसा भी हुआ था कि इसने लिखा -x - 5 एज -8, उसने लिख दिया x + y = -8। माइनस कट करने के बाद भी प्लस साइन डाला हुआ है, दोनों तरफ से माइनस नहीं किया हुआ। तो सी योर पेपर अकॉर्डिंगली, जहां भी ये गलती है इस चीज को ठीक करो प्रॉपरली, अलग अलग करके दोनों को। ये इनिशियल की प्रैक्टिस है आपकी, मैं आपको बार बार क्या बोल रही हूँ, जो ये लिखना है ना बार बार का, ये आपका इनिशियल 1 महीने का प्रैक्टिस है। मई के एंड में ना खुद कहोगे मैम ओरली सॉल्व हो गया ये। समझ में आ गई बात है। अभी के लिए लिख कर लो, अभी के लिए गलती क्यों हो रही है, क्योंकि अभी हमने सीखा इनिशियल, हम पे पहले ऐड करें, पहले उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें कि माइनस साइन देखें, अभी ये चीज है। ठीक है, राइट। सो इनिशियली हमें मेहनत करनी होगी, बाय द टाइम माइंड में अपने आप चीजें बैठ जाती हैं और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास आया x + y एज 8 एंड x - y, है ना। तो ये गलत है हमारा, -x + y चाहिए था, या x - y एज 5 लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज है उसको बिल्कुल ठीक से लिखना है हमने, -x + 5 एज, यही आ रहा है ना, -5 आया था, +5 -5, क्लियर हो गया इतना। तो नंबर 400 बड़ा है, माइनस साइन उसका आएगा, +320 होगा। और जैसे तुम्हारे भी पेपर में ना यही एक चीज तुमने गलती की है, वाइल सॉल्विंग करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन, इक्वेशन ठीक लिखी हुई है पर उनकी सॉल्विंग अपने गलत की। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सही है, तुम्हारी इक्वेशन सही बनी है पर तुमने सॉल्व उसको सही नहीं किया। तो यहां से हाँ, ऐसा क्वेश्चन है कि जहां पर आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो 2y = 3, y की वैल्यू 3/2 आती है, x की वैल्यू 13/2। हाँ जी, अगर x की वैल्यू 13/2 तेरी आ गई मृदुल, 6.5 आ गया, तुझे इसमें क्यों डालने का मजा लेना है, मतलब क्या मजा है कि नहीं हम इसमें डाल के कैलकुलेशन लंबी वाली करके काम करेंगे। तो सिंपल से दो इक्वेशन बनी हुई है, x + y यहाँ पर है, अगर तुम्हारा x 13/2 आ गया तो इसको y यहाँ पे निकालो, क्यों नहीं हमने डाला, हमने क्यों इसमें डाला, है ना। एक होता है चीजें कॉम्प्लिकेट है क्या, हम नहीं कॉम्प्लिकेट करेंगे, ठीक कर इसको। बिल्कुल ठीक किया क्वेश्चन उसको, एक्स की वैल्यू 6.5 निकाल भी ली है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा नहीं जी हमने तो इस इक्वेशन में डालनी है। क्यों, काम को आसान करते हैं ना, आसानी वाला काम। तो देखना 4 इक्वेशन है तुम्हारे पास, किसमें डालोगे, इसमें 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 इसमें, मैं इन दोनों को क्यों नहीं चुन रही, मतलब प्रेफर कर रही कि नहीं इसमें डालते हैं। ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस थोड़ा सा हमें ठीक करना है अपना, है ना। देखिए अभी नंबर गवा लिया उसमें। फिर करेक्ट आंसर्स वाला क्वेश्चन सबका, मुझे स्टेटमेंट प्रॉब्लम सिर्फ डिस्टेंस वाले में लगा, और एक करेंसी नोट्स वाला क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है वो मुझे करवाना है। और जैसे तुमने क्या किया है, 6x - 2y = 80, 4x - 2y = 30, नहीं ये भी 80 लिखा हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने कहा ये हो गए कैंसिल, और यहाँ इसको ऐड किया, ये हो गया 10x और यहाँ बन गया 160। अब ये बता कहाँ की कैलकुलेशंस है। ठीक है, सो सी दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, इसको देखो। यहां पर जब तुम इनको कैंसल कर रहे हो, 4x - 2y एज 80, मे बी ये गलत भी हो तुम्हारा, वो मैं नहीं अभी इस पे जा रही हूं। तो जब तुम इन्हें कैंसिल कर रहे हो तो इट वुड बी लाइक दिस, साइन चेंज होंगे तब कैंसिल होगा, ये सेम साइन में कैंसिल नहीं होता है। ठीक हो गया।
यस मैम। राइट। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, किया मे बी नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 3200 लिख दिया, ठीक है ना। बट वेन यू आर आंसरिंग सच अ क्वेश्चन, अपनी वर्किंग जो भी हो ना, आपने ए बी सी पार्ट ना बड़े अच्छे से लिखने हैं। लीनियर इक्वेशंस ना आपने उनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, राइट द बेसिक वन, अंडरस्टैंड द थ्योरी बिहाइंड इट, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जो टीचर है ना, अगर उन्होंने अभी भी जैसे मे 10th में मे 20th को कह रहे हो कि सीबीएसई का रिजल्ट आ जाएगा, आपके केस में तो और भी जल्दी करना होगा, है ना। तो टीचर्स पे प्रेशर क्या है, पेपर्स चेक करो, उसके पास 200 पेपर दिख रहे हैं उनको, तो आपके पेपर में वो जान नहीं लगाएंगे कि अच्छा इस बच्चे ने सही किया कि नहीं। दिखेगा ठीक से, इजीली दिखेगा, बहुत जल्दी पेपर चेक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जहां पे मुझे 500 प्लस कुछ भी दिखा, 100 G = 3200, वो मुझे जल्दी समझ नहीं आएगा, बिकॉज मेरे दिमाग में 10 पेपर चेक करने के बाद आंसर छप जाते हैं कि इसका आंसर ये है, इसकी इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन ये है। ठीक हो गया। तो इसलिए अपने पेपर को जितना टीचर फ्रेंडली रखोगे उतनी जल्दी नंबर मिलेंगे, कटिंग्स उतनी मतलब नंबर कटेंगे उतने कम, क्योंकि जल्दी जल्दी टीचर चेक कर लेगी आपका। ठीक है, माइनर सी मिस्टेक्स फिर हाईलाइट नहीं होती हमारे पेपर में। इतना क्लियर हो गया। तो ये दो इक्वेशंस हमें चाहिए थी। तो लीनियर इक्वेशंस का है ना, अमाउंट पेड बाय, आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखनी थी। फर्स्ट इक्वेशन हमें चाहिए, इफ ही हैड टू पे 2800 द शॉपकीपर, हाउ मेनी 20 नोट्स डिड ही नीड। अब ये पता क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है। जब मैंने भी पहली बार करवाया था तो मैंने इसको ऐसे ही कहा था कि नाउ वी हैव सॉल्व दीज टू, सो वी अंडरस्टैंड दैट he has 5 notes of 500 and rest he has notes of 20। ये सारा सॉल्व हो गया था। तो इसके हिसाब से अगर करेंगे तो 15 नोट्स चाहिए। ठीक है ना। अब हमारी इक्वेशन बन गई 500 प्लस 20 G = 2800। अब एक थ्योरी ये भी आती है कि नहीं, उसको 2800 ही देना है पूरा इन 20 के नोट्स, तो ही विल नीड 140 नोट्स। ठीक है ना। अब इसका राइट आंसर क्या है, वो थोड़ा सा एम्बिगुअस ही रहेगा कि ही नीड्स ओनली 20 नोट्स, या उसे मिक्स में देना है। तो मैंने ये वाला ही आंसर मार्क किया कि ऑलरेडी वी हैव 5 नोट्स। ठीक है, तो यहां से 300 एक्स्ट्रा और देना है उसको, तो 15 नोट्स आ जाएंगे। इसी से रिलेट करके मैंने वही आंसर मार्क किया था कि ऑलरेडी वी हैव 5 नोट्स ऑफ 2500 of 500, which means we have 2500, so balance 300 in 20 rupees note। तो जिसने 140 लिखा है, अभी मैंने उसका गलत किया है, बट हाँ आई विल स्टिल ट्राई सर्च कि किसी टीचर ने सॉल्व किया, किसी कहीं ने कहीं भी, तो उन्होंने क्या आंसर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा एम्बिग्यूटी में रहेगा ये। उसके बाद है नंबर ऑफ नोट्स, तो यही था 505 आ गया। ठीक है, टोटल करेंसी नोट्स दैट आर शो गिव टू द शॉपकीपर 12। ये क्लियर था। क्वेश्चन नंबर 2, ये सीबीएसई ने ही अपना एक बुकलेट रिलीज किया था, उसमें से क्वेश्चन है, और ये हो सकता है पेपर में दिख जाए, बट क्योंकि इतना कॉमन हो चुका है ना, तो शायद टीचर्स डाल लेंगे। राइट। तो ये हमें एक लेआउट दिया हुआ है, बेडरूम एंड कंबाइंड किचन का एरिया है 95 स्क्वायर मीटर्स। तो यहां से बेडरूम का एरिया निकालते हो तो 5x आ रहा है, ये लेंथ है और ये ब्रेड, रेक्टेंगल बन गया ना। एरिया ऑफ वन बेडरूम इज 5x। ऐसे ही सेकंड बेडरूम की भी सेम डायमेंशंस है, 5x। और किचन के डायमेंशंस क्या है, यहां से अगर आप देखोगे तो ये 5 है और यहां से ये y है। ठीक है, 5y = 95, तो 10x प्लस 5y = 95, 2x प्लस y = 19। एक तो इक्वेशन ये बनती है। ठीक है, इक्वेशंस का है दोनों, बिकॉज रेक्टेंगुलर होगा, ये लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होंगे। तो x + 2 + y = 15। तुमने इसी को लिखकर काटा हुआ है ना, नहीं करना। देख टीचर ने क्या करना है, उसको काट के 0 ही देना, नेगेटिव तो मार्क करने से रही वो। तो क्यों काट रहे हैं हम लोग, या तो उसके काउंटर में हमने सही लिखा है कि हमें लग रहा है गलत है, उसके काउंटर में कुछ लिख कर आए हो। नहीं लिख रहे हो तो मत कटिंग करो प्लीज, सीरियसली। कभी कभी वो सही लिखा होता है, आपको नंबर मिल जाएंगे इसके।
सीखोगी बात ये, क्योंकि हमें नहीं पता तुक्का मारा कि सोच कर लिखा है कुछ किया, अनटिल अनलेस चीटिंग केस ना हो, राइट। तो ये आ गया। तो दो इक्वेशंस बनती है, x प्लस वाई एज 13, 2x प्लस वाई 19। ये ना एमसीक्यू फॉर्म में आया हुआ था, तभी ये दो इक्वेशंस, कभी क्वेश्चन दिखेंगे ऐसे ही होगा। एरिया ऑफ द आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री का है ना, तुम्हें इसमें पेरीमीटर निकालना, समझ में आ गया? हाँ, ठीक है ना। 27 नहीं होगा, आंसर होगा 54। और वो हमारे पास बनकर आ रहा है 15 और यहां से 12। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, डज नॉट मैटर कि हमने ए में क्या किया, क्योंकि ये 5 तभी आया था ना क्वेश्चन, तो वो 5 केस स्टडी में 5 क्वेश्चन एबीसीडी ऑप्शन के साथ हुआ करते थे, ठीक है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट है। एरिया ऑफ द लिविंग रूम, दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। बेडरूम का 5, और बेडरूम और किचन का आपका एरिया है 95 टोटल मिलकर, है ना। और ये आपने बाथरूम का एरिया 5 इंटू 2 10 माइनस कर दिया, आंसर विल बी 75, राइट। तो ये केस स्टडी है बेस्ड ऑन एरियाज, बट हाँ लीनियर इक्वेशंस ही बन रही हैं। बाकी जो आपका क्वेश्चन था वो था टाइम स्पीड डिस्टेंस का, अगर जिससे नहीं हुआ सॉल्व तो वो ही एक चीज देख लो। ए एंड बी फिर से मैं करवा रही हूँ, मैंने देखो इसमें पाइप एंड वर्क नहीं डाला। आपका लीनियर इक्वेशंस का एक और टेस्ट होगा अभी इसी वीक में, जिसमें सारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ही दिए जाएंगे, ठीक है। ए एंड बी इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन they meet in 9 hours. If they move towards each other, they meet in 9 by 7 hours. Initial distance दिया हुआ है 90 किलोमीटर। ए की स्पीड लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। कि ना इसमें 1 बाय एक्स या 90 बाय एक्स क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज सेम टाइम में ना दोनों ने डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है दोनों का। जो आप ट्रेन करते तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, उसने स्टेशन ए से स्टेशन बी जाना है, दोनों केसेस में स्टेशन ए से ही जा रही है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। यहाँ डिस्टेंस सेम नहीं है, ठीक है, इसलिए 90 बाय एक्स 90 बाय वाई नहीं करेंगे। जो तुम कर रही थी ठीक है, सोच ये थी, बट दोनों में फर्क है, राइट। अब क्या होता है कि जब आप सेम डायरेक्शन में मूव करते हो ना, एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन। जैसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है ना, वो भी रिलेटिव स्पीड ही है ना। आप क्या कर रहे हो? डाउनस्ट्रीम जा रहे हो, मैंने कहा ना आपकी स्पीड प्लस होगी, स्ट्रीम ऐसे जा रही है। आपकी बोट है, अगर यहां पर एक्स है यहां पर वाई है, हमने एक्स प्लस वाई लिखा डाउनस्ट्रीम में, तो ऐसे ही दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। लेकिन अब क्योंकि स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, एक एक्स है यहां जा रहा है, वाई भी यहां जा रहा है, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। ओवरटेक करना है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। ओवरटेक करने के लिए एक्स को अपनी स्पीड वाई से बढ़ानी होगी। एक्स को वाई को ओवरटेक करना है ना, प्रैक्टिकली भी ओवरटेक करते हो तो स्पीड बढ़ाकर करनी है। तो जितनी वाई की स्पीड है हम कहते हैं उतनी एक्स की स्पीड से माइनस हो गई, कि वाई को रोक दिया, एक्स ने अपनी स्पीड उतनी स्लो कर ली, माइनस कर दी, और तब उसने ओवरटेक किया, राइट। या फिर रिलेटिव स्पीड बिकम्स एक्स माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर। एक्स को वाई तक पहुंचना है, ठीक है, वाई भी आगे आगे बढ़ रहा है, एक्स भी आगे आगे बढ़ रहा है। तो हम कहते हैं कि जो y की स्पीड है उसने x की स्पीड को कम कर दिया। अगर y स्टेशनरी होता, अगर y रुका हुआ है और x को पहुंचना है, वो जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहां से y भी आगे आगे मूव कर रहा है, तो जो y की मूवमेंट है वो x से माइनस हो जाएगी, कि x की स्पीड उतनी कम होगी, ठीक है। 1 आवर में मान लो अगर x की स्पीड हमें 10 किलोमीटर पर आवर मिल रही है और y की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 1 आवर इनिशियल डिस्टेंस जो है ना उनका मान ले 90 किलोमीटर ही है, ठीक है। तो x ने 10 किलोमीटर कवर किया, y ने 4 किलोमीटर कवर किया। 90 के पैच पर x यहां पर आ गया और y 4 किलोमीटर आगे चला गया, ठीक है। तो अब देखो y को कितना पहुंचना है, -10 + 4 कितना हो गया, 84। समझ में आया कि नहीं? ये है पॉइंट ए, रिलेटिव स्पीड जो होती है व्हेन वी मूव इन द सेम डायरेक्शन इट इज डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। वो कैसे आती है? वही बताया था, वही बताया था, वही करवा दो, रिलेटिव स्पीड रहने दो, क्योंकि उसने वो किया होता है ना, छोड़ देता है, चलो।
वही था, वो सबसे अच्छा वाला पॉइंट है, ये लो ए बी। तभी कहते थे अगर रिलेटिव स्पीड समझ में आती है ना बात, फिर तो ठीक है। मे बी आई ट्राई सम हाउ तुम्हें समझाने का। ये आ गया x किलोमीटर पर आवर, और ये आ गया y किलोमीटर पर आवर। बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन, दे मीट एट पॉइंट सी, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम हियर। तो ए ने कवर किया है 9 आवर्स में, मिले है ना, 9x किलोमीटर्स। बी यहां से स्टार्ट कर रहा है, 9 आवर्स के लिए चला है, तो बी ने कवर किया है 9 y किलोमीटर्स। समझ में आ गया ये? तो अब मेरे पास आ गया ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ये आ जाएगा 90 प्लस 9y 9x। ए सी है 9x। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए टू सी, ए बी है 90 और बी सी है 9y। ये समझ में आ गया सबको, है ना? हाँ, मैंने ये समझा दिया, ठीक है। पहले तो रिलेटिव स्पीड समझानी मुश्किल है, बहुत सारा। ठीक है। नाउ इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, ये ए है, ये बी, दोनों 9/7 आवर्स में मिलते हैं, इकट्ठे मिलकर दे आर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 90। सो इसकी स्पीड x, इसकी स्पीड y। ए ने चला 9/7x, बी चल रहा है 9/7y। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 9। ठीक है। दे मीट इन बिटवीन एट पॉइंट सी। ए ने कवर किया 9/7x, बी ने कवर किया 9/7y। ठीक हो गया? टूवर्ड्स इच अदर निकालना बहुत आसान है, दे आर मूविंग इन ऑपोजिट टूवर्ड्स। जो भी टाइम है, इनकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर मान लो 9/7 दिया था, तो 9/7 और टोटल डिस्टेंस जितना है इनिशियल, वो लिख दो। ठीक है। तो पहले केस में डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस विल बी, पहले केस में डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस 90 होगा, दूसरे केस में सम ऑफ डिस्टेंस 90। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है पेपर्स में, प्लस आपके यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन ऐसे केस स्टडी बनकर भी आ सकता है। ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में किया था टू फाइंड द मिसिंग कोएफिशिएंट्स इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये चांसेस तो है कि हमारे 1 मार्क में ही आए, आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन है। चांसेस है कि हमारे 1 मार्क में आए, पर अगर कभी भी आता है 3 मार्क्स में भी आ सकता है। और 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देती हूँ। कौन से वाला? वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला, वो तुझे करवाऊंगी, बाकी सबका सही था। तुम्हारा सही था? नहीं, हाँ रह गया था, तो वो घर पे जाके रिवाइज किया, मुझे कल पूरा पेपर सॉल्व करके लाके दे। ठीक है। मैम मेरा भी नहीं सही था। कौन से वाला बेटा? लास्ट मैम ये वाला? लास्ट। हाँ जी। हाँ, तो लास्ट वाले में कहा गया था कि एक तो कहा गया है सम अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग students. There are 8 students less. Each one will get 10 more. मैम Let, ये वाला नहीं, हाँ, उससे पहले वाला वो जो। sum of 2 digit number। हाँ जी। दोनों ही करवा रही हूँ, आ जाओ अभी। ठीक है। तो जो तुम्हारा वाला क्वेश्चन था ना, जिसमें लिखा है दैट सम अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो लेट, तुमने लिखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज बाय। ठीक है। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लिख लो ये क्वेश्चन, अगर सही है ठीक है, फिर भी लिख लो। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज x, लेट द अमाउंट पर स्टूडेंट बी y। तुमने टोटल अमाउंट y ले लिया था, ठीक है। टोटल अमाउंट, हाँ, वो मतलब ले रहे हो तो ठीक है, लिख सकते हो, बट उसने सिर्फ तुम्हारी क्वाड्रेटिक बना दी। अगर लिखा हो ना लीनियर इक्वेशंस, तो वो गलत हो जाएगा। सॉल्व दिस सिस्टम एज लीनियर इक्वेशन एंड देन सॉल्व, देन गेट द आंसर, फिर वो गलत हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x आ गया, टोटल अमाउंट आपके पास क्या है? xy।
if there are 8 students less, everyone will get 10 rupees more. ठीक है. If there are 16 more, everyone will get 10 less. अब समझ में आ गया. ये जो तुमने टोटल अमाउंट लिया है ना, उसको प्रोडक्ट ले लो और फिर हमारी इक्वेशन सॉल्व करो. जैसे डिस्टेंस होता है वैसा ही. ठीक हो गया ये. अब तुम्हारे वाले क्वेश्चन में आते हैं. तुमने इसको बिना सॉल्व किए आंसर निकाला है, फाइंड द नंबर, है ना. 48. हमको 10x प्लस y आ गया, मैं तो अभी देखता हूँ. मत करना, पेपर में पूरा सॉल्व करना. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये कॉम्पिटिशन्स पर चल जाएगा, पर वहां पर अगर किसी ने कहा कि सॉल्व नहीं किया, ऐसे कैसे निकाल दिया, मैंने कहा ना, दिमाग नहीं कोई लगाने वाला कि हाँ तुमने 48 ऐसे ही निकाल दिया. ठीक है ना. तो ट्रेडिशनल वे से अपने कर लेना. और ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो रखी है वो अच्छी बात है. तो लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, इसको लिखा x, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस y. ठीक है. तो नंबर बन गया 10x प्लस वाई, रिवर्स में आ गया 10y प्लस x. अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रिवर्स इज 132. तो ये आ जाएगा 11x प्लस 11y एज 132. x प्लस y किसके इक्वल आ जाएगा? ये समझ में आ गया सबको? यहां तक क्लियर है वजह से? यस मैम. अब दूसरी स्टेटमेंट जो कहा था, इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, टू द नंबर मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसी में 12 को ऐड किया जा रहा है, द न्यू नंबर बिकम्स, ये वाला नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स. ठीक है. तो तुम इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल होकर करो. देख, गलती किसी को करनी नहीं चाहिए उसमें, बिल्कुल कोई गलत नहीं करना चाहिए. बिल्कुल सही तुमने सोचकर उसको ठीक किया है. बट मैं वही कहूंगी ना, चांस लेने की बात है. ठीक है. तो यहां से दो इक्वेशंस बन जाएंगी, 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 48. बस अब ध्यान रखना, ये प्लस 12 है, यहां पर इक्वल टू 48 है, या तो इसको माइनस 48 लिखना. ठीक है बच्चों. ये कैंसिल हो गया. 9x माइनस 36 इक्वल टू 0. x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8. x आपके पास था टेंस प्लेस पर, नंबर आ जाएगा 48. तुमने बिल्कुल सही किया है. मतलब दिस इज समथिंग जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ना बहुत अच्छा है. इसने x प्लस वाई में वैल्यू पुट कर दिया एज 12. ठीक है. 60 बन गया. और ये 10x प्लस वाई तुम्हें चाहिए था. किसी ने तुम्हें ये तो नहीं कहा नंबर बताओ, यूनिट्स प्लेस बताओ, टेंस प्लेस बताओ. उसने कहा फाइंड द नंबर. तो इसने 10x प्लस वाई एज इट इज रखा, दिस वॉज द नंबर. ठीक है. 5 में x प्लस वाई एज 12 रख दिया. क्या आ जाएगा यहाँ पे? 60. 60 माइनस 12 किया, 48 आ रहा है ना. ठीक है ना. विच इज कंप्लीटली फाइन, बट स्टिल मैं कहूंगी वही कर. पेपर में कुछ नहीं पता नंबर कहाँ कट जाए. ठीक है. वो आधा नंबर भी, एक नंबर भी हमें कट नहीं करवाना है. क्लियर हो गया इतना? ठीक है. चलो अब आ जाते हैं हमारे बाकी वाले क्वेश्चंस पर, विच सेज इनफाइनाइटली मेनी क्वेश्चन, मेनी सॉल्यूशंस. और जैसे मुझे कल पूरा पेपर सॉल्व चाहिए दोबारा से ये. ठीक है. ओके. बाकी सब अपनी मिस्टेक्स, तुम भी पूरा पेपर सॉल्व करके ला कर दो. बाकी सब अपनी मिस्टेक्स देख लेना एक बार. तुम 3 बच्चे हो जो पूरा पेपर सॉल्व करके ला कर दो, और जैसे हसरत और मृदुल. ठीक है. अब आ जाओ. सॉरी. हमारे पास है find the value of k for which the system has infinitely many solutions. Value of k for which the system has infinitely many solutions. तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है 3x 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 6x प्लस ky माइनस 15 इक्वल टू 0. अच्छा, इनफाइनाइटली के लिए क्या होता है? एक इक्वेशन जो है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर दूसरी इक्वेशन आई हुई है.
आप सिर्फ यहां पर x के कोएफिशिएंट्स को देखो। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। और यहाँ क्या हो गया? 3। y का कोएफिशिएंट 3 है, ये मिसिंग है। कांस्टेंट टर्म क्या है? -5। और यहां पर -15। ठीक है। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यही करते हो। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यही कर रहे हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 की वैल्यू क्या है? 2। a2 की 6। b1 क्या है? 3। b2 क्या है? k। और c1 -5, c2 -15। तीनों रेशियोज को सेम करना है। चाहे आप इन दोनों को सेम करो, चाहे आप इन दोनों को सेम करो। k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 9। So if I keep k as 9 here, the two equations will have infinitely many solutions because simple एक इक्वेशन पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होकर सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आ गया? राइट, ये है हमारे, अगर हमें इनफाइनाइटली निकालना हो। पैरेलल लाइंस में हमारे पास वैल्यू आती है कि x शुड बी दिस, ठीक है। और यूनिक में आता है k शुड नॉट बी इक्वल टू दिस, कि इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट। और जो वो नॉट इक्वल होती है वो इनफाइनाइटली मेनी वाला आंसर होता है। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट वाले पास हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज infinitely many solutions। अब करना वही है। a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ठीक है। अब बताओ a1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 2। a2 क्या है? सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या हो गया? k-1। ठीक है। b2 क्या है? 3। और b1 क्या है? सॉरी 3। b2 क्या है? k+2। c1 क्या है? c1 is k, c2 is 3k। क्लियर हो गया इतना, है ना। अब यहां पर जो ये k और ये k, इसे आप इन्हें कैंसिल कर दोगे, राइट। तो हमारे पास आ गया 2/k-1, 3/k+2 इज सेम एज 1/3। क्लियर हो गया इतना। आपने a1, b1, c2 सभी को रेशियोज को पुट करने के बाद आपके पास ये पूरी एक 3 वाली इक्वालिटी बनकर आ गई। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट, इसे बोलते हैं सेकंड, इसे बोलते हैं थर्ड। ठीक है। ये हमारी 3 नंबर्स है जो इक्वल है। इक्वेशन क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये 3 है हमारे पास। तो इसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट को सेकंड के साथ सेकंड और थर्ड ग्रुप बना लेंगे। फर्स्ट और थर्ड भी आपको मैम कहेंगे कि बना लो, बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल। ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड को ही किया, 2/k-1, 3/k+2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2k+4, 3k-1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3k-3। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहां पर? सो इट वुड बी k इज इक्वल टू 7। ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को भी इक्वेट कर लेते हो, क्या हो जाएगा? k+2 एज 9, k की वैल्यू क्या आई? 7। ठीक है। तो यहां से k शुड बी इक्वल टू 7 फॉर द गिवन इक्वेशन टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कि k की वैल्यू 7 पुट करोगे तो 7 - 1 6 आ जाएगा, 7+2 9 हो जाएगा। और यहां पर तो ऑब्वियसली ये 21 है और ये 7, तो 2x + 3y = 7।
इनको 3 से मल्टीप्लाई किया, 6, 9 और 21 ठीक हो गया, समझ में आ गया। अच्छा पता क्या होता है, कुछ नहीं है, अगर आपने फर्स्ट 2 को भी इक्वेट कर लिया, आपका आंसर 7 आ गया, आपने वो 7 तीनों में पुट करके चेक कर लेना है कि ठीक है मेरे पास आ रहा है आंसर, है ना। द टीचर्स इंसिस्ट कि नहीं फर्स्ट सेकंड करो, सेकंड थर्ड करो, वो इसलिए करती है बिकॉज समटाइम्स ना वो सिस्टम ऐसा दिया होता है कि इनफाइनाइटली पॉसिबल ही नहीं है, या नो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो तब होता है कि नहीं इसको भी करो, इसको भी करो, फिर डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते हैं, फिर हम कहते हैं कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो अभी सिर्फ इसको आपने यही करना है कि आपने फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड को कर दो, देन कहीं कहेगी फर्स्ट और थर्ड को करना है तो फर्स्ट थर्ड को भी करके आंसर निकाल दिया। आपका आंसर अगर वो कंसिस्टेंट है ना, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है और इनफाइनाइटली मैनी आता है आंसर, तो आंसर आएगा ही आएगा, वो सेम वैल्यू सब में आएगी। ठीक है, मैं जा रहे क्वेश्चंस करवा देती हूँ आपको। नेक्स्ट लिखो, ये वाला हमारा है 2x - 3y = 7, k+2 × x -2k+1 × y = 3 × 2k-1। उसको कॉम्प्लिकेट करने की बात होती है। हमने लिखा a1/2 = b1/b2 = c1/c। इन दोनों को इक्वेट कर लो, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, और फिर अगर मैम कहती है कि थर्ड और फर्स्ट को भी करना है, आपका फर्स्ट और सेकंड से अगर आंसर आ जाता है ना सेम नंबर, तो मैक्सिमम चांसेस है वो सही है, फिर भी लग रहा है तो आप उनको पुट करके ना वेरीफाई करके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये करना है एक बार।
ये क्वेश्चन ना बस पहली बार में मुश्किल लगेंगे, इसलिए कह रही हूँ आफ्टर सम टाइम बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। और जब दो वेरिएबल्स, इसमें दो वेरिएबल्स आ जाएंगे ना, वो कॉम्प्लिकेट और करता है, वो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया 4k+2 3k+6, पहली दो इक्वेशन से। तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 4। काउंटर चेक कर लो, यहां मल्टीप्लाई करके 9 × 2k-1 एज 14k+7, इन दोनों को सॉल्व कर लिया हमने, है ना। तो ये आ जाएगा 18k-9 एज 4k+7, 4k एज 16, k की वैल्यू फिर से आ गई 4। बस चुपचाप से आंसर हमने मार्क कर देना है, k की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, बस मैं काउंटर एक सजेस्ट करती हूँ आपको, क्योंकि वो एक पॉसिबिलिटी कवर कर लेता है कि व्हेन यू गेट इवन टू टू टर्म्स में भी आपके पास वैल्यू 4 आ गई ना, तो आपने क्या करना है, वैल्यू 4 पुट करके देख लो। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/6, ये कितना बन जाएगा 3/9, और यहां आ जाएगा 7/21। ठीक है ना, तीनों रेशियो सेम आ गई, इसका मतलब k = 4 इज द राइट आंसर। वो एक नो सॉल्यूशन वाला, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वो वाली पॉसिबिलिटी हमारी कवर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 2x+3y = 4 upon k+2 into x plus 6y = 3k+2। तो क्वेश्चन करवा ही देती हूँ जिसमें आता है डज नॉट एग्जिस्ट, बस उसी एक चीज का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर लिखोगे 2/k+2, और अगर ये हमारे पास फुल फ्लेजेडली क्वेश्चन आता है तो प्लीज राइट फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, 4/3k+2। तो यहां से आ जाएगा, इसको कैंसिल कर सकते हो, k+2 = 4, k की वैल्यू 2 आ गई। यहां पर भी सॉल्व करते हो, 3k+2 = 8, k की वैल्यू यहां से भी 2 आ गई। ठीक है, फाइनल एक बार चेक कर सकते हो, आंसर k की वैल्यू 2 आएगा। अब मैं जो क्वेश्चन बोल रही हूँ ना आपको, वो दो क्वेश्चन है, वो लिख लो। इफ इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द इक्वेशंस cx-y = 2 and 6x-2y = 3 will have infinitely many solutions। ये है वैसे हमें एमसीक्यू फॉर्म में, पर इसका आंसर निकालो। वो तो नहीं, 6 लिखा है, -2/3 लिखा है, और 2/3 लिखा है। ठीक है, cx-y है ना, ये 6 है बेटा। ठीक है, ये 6 है, 4 नहीं आता, चेक कर दोबारा से इसको। दो आंसर आने हैं, कौन से, 3 और 4? अच्छा, ये आ रहा है ना, 3 और 4। अच्छा, यहां से भी इसको इक्वेट किया। अब देखो क्या तुमने दो आंसर्स निकाले, इसके आंसर्स ऑप्शंस पता क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस पे लिखा हुआ है 3-3, और डी दिया हुआ है नो वैल्यू। तुम पहले ही बताओ,
इनफाइनाइटली के लिए आपकी रेशियो सेम होनी चाहिए ना। आप लिख क्या रहे हो? C/6, 1/2, 2/3। क्या ये दोनों सेम है? नहीं ना। मतलब मैं C को, आप अगर 3 कह रहे हो, मैं 3 लिख लेती हूँ। 3 लिखने के बाद भी क्या होगा कि मैं इस 3 को मार्क कर दूं, मेरी ये दो रेशियोज तो सेम हो गई, मतलब पैरेलल लाइंस बन जाएंगी, पर कभी भी मेरी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं आएगा, बिकॉज दीज टू रेशियोज आर नॉट सेम। सो आंसर होगा नो वैल्यू। बस एक इसी चीज को कवर करना है कि जब हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है ना, 3 और 4 आया, आपने काउंटर चेक करना है कि अगर मैंने 3 पुट किया तो क्या होगा। तो यहां से आपका 3/6, 1/2 और ये 2/3 हुआ। ये दोनों सेम हो गए, ये नहीं हुआ। और अगर आपने 4 पुट किया, 4/6, 1/2, 2/3। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपकी ये दो वैल्यू सेम होती है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, है ना। ये दोनों सेम नहीं है 4 पर। इसका मतलब यहां पर है नो वैल्यू, कि कुछ भी सी की वैल्यू पुट कर लो, द इक्वेशंस विल नेवर हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बिकॉज हमारे पास B1 B2 और C1 C2 की रेशियो फिक्स है। क्लियर हो गया? कुछ भी हम सी को डाल दें, इनफाइनाइटली मैनी कभी नहीं आएगा, ना तो नो, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। अब ऐसे ही है, नेक्स्ट लिखो, वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द इक्वेशंस विल हैव, for which the equations have parallel lines, for which the equations graphically show parallel lines। यहां पर है 2 और यहां पर है 4। find the value of c for which the equations have no solution। क्या लग रहा है सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या आ रही है बोलो? 3 आ रही है ना। बस ध्यान क्या रखना है कि अगर आपने 3 पुट किया, ये दो रेशियोज आपस में सेम है कि नहीं है ना। अब इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके लिए तो 3 आ रहा है, लेकिन 3 डालने के बाद क्या होगा, इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कभी भी नो सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता, बिकॉज हमारी इन दोनों की रेशियो सेम होगी। सो इफ आई टेक सी एज 3, तीनों ही रेशियोज बाय डिफॉल्ट सेम हो जाएंगे। सो द गिवन सिस्टम कैन हैव नो सॉल्यूशन, सॉरी, कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कैन हैव यूनिक सॉल्यूशन, बट कभी भी नो सॉल्यूशन इसका नहीं आएगा। ठीक है ना। ये या तो तुम इसको 3 रखोगे या 3 नहीं रखोगे। इफ आई कीप इट एज 4, 4x - 5 = 2, 6x - 2y = 4, इसमें सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि रेशियो सेम नहीं है। अगर 3x और 6x रखोगे तो आपकी ओवरलैपिंग लाइंस बन जाएंगी, तो कभी भी पैरेलल लाइंस नहीं बनकर आएंगी। तो यहां पर इसे मैं कहती हूँ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, जहां पे आपको लग रहा है कि सी की वैल्यू 6 दे दी या 3 आ गया, पर वो आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसी को कवर करने के लिए हम फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड को लेकर चलते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इसके थोड़े से क्वेश्चंस रह गए, वो कल क्लास में पूरे हो जाएंगे। प्लस कल चैप्टर स्टार्ट होगा पॉलिनॉमियल्स।